हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से में। इसका नाम है फुल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आपके सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो मैकियावेली को पढ़ रहे हैं, चाहे वो एमबीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के स्टूडेंट, या फिर वो किसी और कोर्स के स्टूडेंट्स हैं लेकिन वो मैकियावेली को पढ़ रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर, या फिर हिंदी में बात करें पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंदर मैकियावेली को पढ़ रहे हैं। और मैकियावेली के द्वारा जो सरकार का वर्गीकरण किया गया है, या फिर मैकियावेली के जो विचार हैं वो सरकार के ऊपर क्या दिए गए हैं, इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो आज की नई वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है। ये पेपर में आप सभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि देखोगे आप, जुलाई 2024 के इग्नू के असाइनमेंट के क्वेश्चन में भी आया हुआ है, और ये सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप देखोगे आपका जो असाइनमेंट है वो 003 वाला जो स्टूडेंट्स हैं, यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स यानी पश्चिमी राजनीतिक चिंतन है, लेटो से मार्क्स तक के बीच में आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि असाइनमेंट में पूछा गया है या फिर असाइनमेंट वाले बच्चों के लिए है। जो भी बच्चे मैकियावेली को पढ़ रहे हैं तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट जो है। चलिए ज़्यादा देर ना करते, सबसे पहली बात तो मैकियावेली ने जो सरकार के बारे में, कितने प्रकार की सरकार के बारे में बात करी, तो मैकियावेली ने 6 प्रकार की सरकार, लेकिन 6 के 6 प्रकार आपको नहीं बताने, पेपर में भी आपसे 6 प्रकार के बारे में नहीं पूछ रहा। ये मैकियावेली ने केवल मुख्य रूप से 2 प्रकार के शासन के बारे में, और उन दोनों का ही वर्गीकरण हमको, सबसे पहला आप सभी का राजतंत्र है और दूसरे नंबर पे आ जाता है गणतंत्र, फिर प्रजातंत्र। यहाँ पर मैकियावेली जी ने अपने अगर विचारों की बात करें तो राज्य के ऊपर कोई विशेष रूप से विचार नहीं दिए, ना ही उन्होंने सरकार के ऊपर कोई विशेष रूप से विचार, परंतु फिर भी कुछ उनके विचारों के भाव से हमें पता चलता है कि वह सरकार का प्रतिपादन किया है उन्होंने, लेकिन जिस रूप से करना चाहिए बाकी सभी विद्वानों ने किया है उस रूप से उन्होंने नहीं किया है। इसीलिए इनका जो सरकार का जो स्वरूप है वो असंगत माना जाता है और परस्पर विरोधी भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ठीक ढंग से उसका वर्णन नहीं किया है। दूसरी चीज, अगर हम बात करें तो इन्होंने 2 प्रकार की सरकार की बात करी है, और उन 2 अलग-अलग रचनाएं में इन्होंने 2 प्रकार की सरकार का वर्णन किया है। सबसे पहली इनकी रचना है द प्रिंस में इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से इनका एक राजकुमार होगा जो आगे शासन करेगा, और वो प्रिंस बुक के अंदर राजतंत्र तथा निरंकुश सरकार का समर्थन करते हैं, निरंकुश सरकार के बारे में। वहीं इनकी एक दूसरी बुक है जिनका नाम है डिस्कोर्स, इसके अंदर ये गणतंत्र या प्रजातंत्र की बात करते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। और इन्होंने गणतंत्र या प्रजातंत्र को उपयुक्त कहाँ पर माना था, आप को ये पूछे, आपको बोलना है कि इन्होंने रोमन साम्राज्य या रोमन गणराज्य के प्रति जो उस समय का समाज था उस समय के लिए इन्होंने गणतंत्र को बिल्कुल उपयुक्त माना है। इसके साथ साथ हम बात करें तो अगर हम देखें तो रोमन गणराज्य की जो स्वतंत्रता थी और जो स्वशासन था वो इनको बहुत अच्छा लगा था, इसलिए इन्होंने क्या किया, गणतंत्र को इन्होंने लेकिन अगर हम बात करें तो मैकियावेली जिस समय में थे इटली के अंदर, उस समय इटली के अंदर अव्यवस्था फैली हुई थी, और उस फैली अव्यवस्था को नियंत्रित करने में इन्होंने निरंकुश के प्रति, आदि के प्रति या राजतंत्र के प्रति का झुकाव हमें देखने को। अगर हम बात करें दोनों बुकों को पढ़ेंगे तो दोनों बुकों को पढ़ने के बाद में हमें लगता है कि ये कभी तो क्या करते हैं, निरंकुशवाद को सपोर्ट करते हैं जैसा कि द प्रिंस में, और वहीं जब हम डिस्कोर्स को पढ़ते हैं तो इनको ऐसा देख के लगता है कि शायद ये राजतंत्र की जगह प्रजातंत्र या गणतंत्र को। लेकिन अगर हम बात करें तो बेसिकली ये क्या करते हैं, राज्य के संरक्षण की बात करते हैं। राज्य के संरक्षण का मतलब यह है कि इन्होंने कहा कि भाई जो राज्य होगा यानी जो सत्ता होगी उसके हाथ में सारी चीजें होंगी, और वो कानूनों के हिसाब से। इसके साथ साथ उन्होंने नागरिकों के भी कुछ गुण बताए, यानी नागरिकों के लिए भी उन्होंने कुछ कर्तव्य बताए हैं, साथ ही साथ नागरिकों के भी कुछ अधिकार बताए हैं, साथ ही साथ कानून की सर्वोच्चता की बात कही है उन्होंने, और कानून की सर्वोच्चता के साथ साथ वो राज्य का सर्वोच्च नियंत्रण की बात, तो ये भी याद रखना है। साथ ही साथ मैकियावेली जो है सरकारी सत्ता का दुरुपयोग ना हो, यानी जो लोग सत्ता में है, जो लोग शासन में है, वो अपनी पावर का गलत यूज ना करें, इसीलिए इन्होंने कानून का सहारा लेने की बात करी है। इन्होंने कहा है कि कानून के जरिए हम
क्या करेंगे, सत्ता के दुरुपयोग को आप सभी को रखना है, कानूनी उपाय की। इसके साथ-साथ यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि उसने शासक वर्ग में अव्यवस्था और साथ ही साथ राजनीतिक कष्टदायी उत्पीड़न नीतियों को रुकता का संकेत क्या है? इन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कोई शासक है जो जनता का उत्पीड़न कर रहा है, जनता को कष्ट दे रहा है या राजनीतिक रूप से ठीक शासन नहीं कर रहा, तो वो मूर्खता की ओर जा रहा है, उसका शासन जो है ज़्यादा अच्छे समय नहीं टिक पा रहा। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके साथ-साथ मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि आप इस पॉइंट के अंदर से अगर कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि बीच-बीच में से आप इसमें से छोड़ भी सकते हो, क्योंकि ये जो आंसर मैंने लिखा है, ये 18 पेजेज़ का है, जिसमें आप ज़्यादातर इम्पोर्टेंट बातें लिखो। अगर आप लोग इसको नोट्स बना के लिख रहे हो तो आप इसमें लिख सकते हो। इसके अलावा मैकियावेली का जो विश्वास था वो निरंकुशवाद में सामान्य सिद्धांत। निरंकुशवाद में भी उन्होंने थोड़े बहुत अधिकारों की बात करी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारी की सारी सत्ता जो है वो कैसी दे कर दी, ऐसी सत्ता कर दी कि जिसमें किसी और का कोई और शासक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निरंकुश ही सब कुछ है, बिल्कुल इन्होंने ऐसा, इन्होंने रोमन गणतंत्र का एक एग्जाम्पल दिया। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से उस तरीके से तो खैर लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि प्रिंस के थ्रू हम क्या करेंगे, हम एक ऐसे राजतंत्र को स्थापित करेंगे जो जनता के अधिकारों के हिसाब से होगा, और वो प्रिंस का जो पद होगा वो चुनाव के जरिए नहीं होगा, ये ध्यान रखना आप सभी को, ये उसका अनुवांशिक आधार पे होगा। बात की याद रखना है। इन्होंने दो प्रकार के सरकार का वर्गीकरण किया है। अब तक तो आप पता चल गया, एक राजतंत्र की बात कर रहे हैं एक जगह पर ये, और एक जगह पर ये किसकी बात, गणतंत्र। ये भी आप सभी को याद रखना है। उन्होंने कोमल शासन की बात करी। कोमल शासन की बात करने का मतलब है कि ये सत्ता के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि सत्ता का दुरुपयोग हो। ये केवल कहते थे कि जब कभी भी आंदोलन हो या फिर सत्ता ठीक ढंग से काम ना कर रही हो, तो ऐसे समय में क्या कर सकते हैं, या फिर जो सत्ता और भी लोग ढंग से काम ना कर रहे हो, ऐसे समय में हम क्या करेंगे, निरंतर शासन। अन्यथा हम शासन की एक ऐसी व्यवस्था की बात की गई है यहाँ पर, शासन की जो मूल रूप से जो व्यवस्था की बात हुई है यहाँ, राजतंत्र दोनों, कि मैंने बताया था कि इन्होंने शासकों के चयन के लिए चुनाव के तरीके को गलत माना, का अनुमान, ये भी याद रखना है। और जन कल्याण की बात की, जन कल्याण की क्या करिए बात, जन कल्याण की बात में भी इन्होंने क्या कहा कि भाई लोगों के पास इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपनी बात को या अपने निर्णय को ले सके विचार विमर्श। ऐसा भी ना हो कि सरकार ने क्या कर रखा है, पूरा तानाशाही कर रखा है। अगर राजतंत्र है भी तो जनता के पास विचार विमर्श करने का अधिकार ही नहीं है, और जनता के पास विचार विमर्श का अधिकार नहीं होगा तो ऐसे में क्या होगा, कि जनता विद्रोह ही करेगी, उसके पास और कोई सहारा नहीं। इसीलिए डिस्कोर्स नाम की जो उनकी रचना है उसमें उन्होंने लोगों की स्वतंत्रता की बात किया। उन्होंने कहा है कि अगर लोगों को स्वतंत्रता होगी तो वो विद्रोह का रास्ता नहीं लेंगे। इसके साथ-साथ मैकियावेली के दर्शन की बात करें तो उसमें कभी वो निरंकुश की बात करते हैं, तो कभी वो गणतंत्र की बात करते हैं। तो इसीलिए वो एक-दूसरे से कई बार परस्पर विरोधी सा प्रतीत होता है। ये आपको याद रखना है। एक तरफ तो वो निरंकुश राजतंत्र के पक्ष में और दूसरी तरफ वो गणराज्य का यानी गणतंत्र। एक प्रोफेसर विद्वान है जिनका नाम है साइमन। सेबाइन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उनका निर्णय 2 बातों से प्रभावित, एक तो साध्य संपन्न तानाशाह, यानी एक तरफ तो वो ऐसा तानाशाह बनाना चाहते थे, और दूसरी बात वह स्वतंत्रता स्वशासी, कि वो जनता को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देना चाहते थे ताकि राजा भी उनके ऊपर तानाशाही ना कर सके। ये बात सुसंगत नहीं लगती कि भाई दोनों को एक साथ कैसे हम लेके चल सकते हैं, बट फिर भी उन्होंने अपनी इस रचना के अंदर अगर हम देखें तो दोनों का समन्वय बनाने की कोशिश करी है, इसीलिए कई लोग इनकी बहुत आलोचना भी करते हैं। तो आपको ये याद रखना है। इसके साथ साथ देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने तानाशाही की सिफारिश मुख्य रूप से भ्रष्ट राज्यों को सुधारने के लिए की। उन्होंने जो राजतंत्र बोला भी, उन्होंने कहा राजतंत्र इसलिए ठीक है क्योंकि वो राज्य को सुधारना चाहते थे। वो चाहते थे कि राज्य में एक ऐसी व्यवस्था कायम हो जिससे जनता क्या करे, भई उस पे जनता पे सख्ती से थोड़ा-सा शासन भी हो, और साथ ही साथ जनता क्या करे, उनके अधिकारों का उपयोग भी कर सके, साथ ही साथ में, ये भी याद रखना।
यहाँ पर डायरेक्टली लिखा भी हुआ है, परंतु उनका विश्वास था कि राज्य तभी स्थायी रह सकता है जब जनता भी सरकार को चलाने में अपनी भागीदारी निभाए। यानी अगर जनता सरकार को चलाने में अपना पार्टिसिपेशन नहीं देगी, तो सरकार अच्छे से नहीं चल पाएगी। याद रखना है आप सभी को। तो ये कुछ बातें थी। अब यहाँ पर हम फिर कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे थोड़ा-सा इसके बारे में, मैकियावेली के जो शासन संबंधित विचार हैं इसके बारे में। तो बेसिकली बात करें मैकियावेली के जो शासन संबंधित विचार हैं, वो थोड़े से विवादास्पद हैं। विवादास्पद क्यों है अब आप समझ रहे होंगे, क्योंकि एक तरफ तो ये राजतंत्र को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये लोकतंत्र की भी बात कर रहे हैं। इसीलिए मैकियावेली के जो राजदर्शन है वो थोड़े से कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब एक तरफ तो वो राजतंत्र को सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ वो गणतंत्र को। मैकियावेली ने शासन को एक कला माना है। शासन को आर्ट ऑफ द गवर्नमेंट कहा है और इन्होंने बेसिकली राज्य के ऊपर कोई सिद्धांत नहीं दिया है, या आपको याद रखना है। अगर हम मैकियावेली की बात करें तो मैकियावेली ना तो खुद को दार्शनिक होने का दावा करते हैं जब हम इनकी प्रिंस बुक को पढ़ते हैं, और ना ही वह दार्शनिक बनना चाहते हैं। वह मुख्य रूप से एक यथार्थवादी राजनीतिज्ञ बनना चाहते थे, तो याद रखना है। आपको पता है मैकियावेली फ्लोरेंस में रहते थे, तो वो फ्लोरेंस की राजनीति से बहुत ज़्यादा चिंतित थे। इसीलिए उन्होंने राजनीति व्यवस्था को सुधारने के लिए सक्रिय रूप से वही भागीदारी निभाई और इटली के एकीकरण करने के लिए भी सपोर्ट किया। वो चाहते थे कि इटली जो है, जो एकीकृत हो जाए और एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाए। इसीलिए उन्होंने अपनी 2 रचनाओं को लिखा, एक शक्तिशाली देश बनाने के लिए। अब आप ही बताओ शक्तिशाली देश कब बनेगा? जब वहाँ का राजा शक्तिशाली होगा या वहाँ का शासन शक्तिशाली होगा। इसके लिए इन्होंने अपनी जो 2 उनकी ग्रंथ है, एक तो द प्रिंस जिसके बारे में हम बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं। प्रिंस के बारे में, प्रिंस के अंदर इन्होंने शासन कला के बारे में लिखा है और साथ ही साथ अपने जो राजकुमार हैं, उनके लिए भी कुछ उपदेश दिए हैं। बताए हैं कि एक अच्छा राजतंत्र कैसे स्थापित होगा, एक अच्छा राजकुमार कैसे आएगा। मैकियावेली का जो ग्रंथ है प्रिंस, उसको पढ़कर ऐसा लगता है कि वह एक सिद्धांत पर नहीं बल्कि शासन कला पर लिखा है बेसिकली, और वो जो राजकुमार हैं उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से हमको अच्छे तरीके से बता। इसीलिए भई राजकुमारों के लिए लिखा गया ग्रंथ जो है वो प्रिंस माना जाता है। दूसरी ओर उनकी जो दूसरी बुक के बारे में हम बात कर चुके हैं, कोर्स है, ये एक भी एक शासन कला है, से संबंधित है और इसमें अंतर केवल इतना है कि मैकियावेली पहले वाली बुक के अंदर यानी जो प्रिंस है उसके अंदर तो वो राजतंत्र की बात करते हैं, राजकुमारों की शिक्षा की बात करते हैं, प्रिंस के बारे में बात करते हैं, और जो दूसरी उनकी रचना है उसमें वो गणतंत्र यानी गवर्नमेंट की। राज्य के ऊपर वो क्या कहते हैं? मैकियावेली कहते हैं कि मैकियावेली ने राज्य को सर्वोच्च संस्था देखा है, राज्य से बड़ी कोई संस्था नहीं होगी, और निम्नलिखित बातों पे विचार करने की बात करी। राज्य के मैंने बताया राज्य के ऊपर बड़ा सिद्धांत नहीं दिया, लेकिन राज्य की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने से अगर हम बात करें तो कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन फिर भी मान्यताओं के अनुसार ये कहा है कि भई मनुष्य के ही लाइफ के कई चरण हुए हैं, उन चरणों के अंदर अगर हम स्टडी करें तो मनुष्य के स्वार्थों की वजह की उत्पत्ति, याद रखना ये कोटेशन आपको, मनुष्य के स्वार्थ की वजह से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, राज्य की उत्पत्ति। जैसे अरस्तु थे ना, अरस्तु की तरह राज्य की प्रकृति, राज्य को एक प्राकृतिक संस्था नहीं मानते, वह बल्कि बोलते हैं कि राज्य जो है वो मानव संस्था, यानी मानव में जो दोष है उस दोष की वजह से राज्य की उत्पत्ति हुई है, और उनके अनुसार शक्ति की चाह और स्वार्थ की प्रवृत्ति, आपको याद रखना। इसके अलावा उन्होंने राज्य की वर्गीकरण की बात करें, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि राज्य जो होगी देश की जितनी भी अन्य संस्थाएं लिस्ट होगी, और राज्य क्या करेगी भाई सभी को अपने अंदर कंट्रोल करेगी, नहीं शासन जो है अपने नीचे सभी के सभी जो अन्य संस्थाएं हैं वो उसी के अंडर में रहकर काम। अब राज्य की वर्गीकरण की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैकियावेली ने अरस्तु की तरह 6 प्रकार के राज्य बताए हैं, लेकिन मेन जो है आपको पता है 2 ही तरीके के यहाँ पर शासन के बारे में बात करेंगे। एक तो निरंकुश के बारे में बात की है इन्होंने, याद रखना है। मैकियावेली ने राज्य सरकार के बीच में कोई अंतर नहीं माना, और इसीलिए राज्य को सरकार का स्वरूप आप कह सकते हैं। सबसे पहली बात तो उनकी जो पहली बुक है द प्रिंस, उसमें उन्होंने राजतंत्र व संविधान जो गणतंत्र है उसको उन्होंने एक तो राजतंत्र की बात करी है, और दूसरी जो डिस्कोर्स बुक है उन्होंने उन्होंने संवैधानिक, ये दोनों तरह की शासन व्यवस्था, और ये मिश्रित का समर्थन करते हैं। ये ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से राजतंत्र को कहते हैं, नहीं, पूरी तरीके से ये संवैधानिक जनतंत्र की बात करते हैं, गणतंत्र की बात करते हैं, ऐसा बिल्कुल, ये दोनों तरह की बात करते हैं। ये राजतंत्र और गणतंत्र दोनों के गुणों की बात करते हैं, याद रखना। ये ऐसा राजा चाहते थे जो जनता के अधिकारों का जो है सपोर्ट करे, जनता के अधिकारों को समझे।
उन्होंने क्या किया, द प्रिंस में राजतंत्र की बात करी है और डिस्कोर्स में उन्होंने की। भाई मैकियावेली के विचारों में अगर हम देखें तो कानून का बड़ा महत्व था। मैकियावेली ने कहा कि भाई वो विधि को बहुत महत्व देते हैं। भाई कानून जो है वो समय के अनुसार बदलते रहते हैं, उन्होंने ये बात कही। और कानून जो है समाज के अनुसार, समाज जैसे कानून चाहती है, जिन कानूनों को समाज स्वीकार करती है, उन कानूनों को बनाया जाता है। परंतु जो संविधान जो या फिर जो ऐसी विधि होगी, वो शासक के लिए सबसे ज़रूरी है और शासक को विधि के अनुसार ही शासन चाहिए ताकि समाज में विद्रोह ना हो। याद रखना है। नागरिकों को भी विधि का पालन करना चाहिए और शासकों द्वारा जो भी विधि बनाई जाएगी, उन विधियों से जो है समाज में कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, समाज में कोई अराजक माहौल ना। विधियों में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है कि क्या विधि होंगी, परंतु उन्होंने क्या किया है, कानून को कहा है जो समाज में जो भी कानून बने होंगे, जो भी नियम बनाए होंगे शासकों ने, उस शासकों के हिसाब से ही आपको कि जो शासकों द्वारा बनाए गए कानून या जो कानून विधि में मौजूद है वो सबसे श्रेष्ठ है, ये भी आपको। अब हम बात करेंगे मैकियावेली की और भी कुछ फिलोसफी के बारे में। उन्होंने राजतंत्र या राजकुमारों के बारे में कुछ उपदेश दिए हैं। इस पे पेपर में बार-बार अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है और कई बार वैसे भी आ जाता है। तो यहाँ पर राजकुमारों की शिक्षा के बारे में या राजकुमारों को कुछ उपदेश दिए हैं। कौन-कौन से उपदेश दिए हैं? पहली बात उन्होंने क्या कही है कि शासक का उदार रूप होना चाहिए, कि शासक निरंकुश नहीं होना। उन्होंने अपने व्यक्तित्व, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने अपने व्यक्तित्व और आचरण को इस प्रकार ढालना चाहिए नहीं शासक को, तो जनता के समक्ष दयावान हो, धार्मिकता हो और शुभचिंतक हो, यानी जनता के ऊपर अत्याचारी शासक। इसके अलावा गुणों का आदर करे और साथ ही साथ में उनका उनके मत अनुशासित होने चाहिए, अनुशासन के हिसाब से आवश्यकता अनुसार अपने गुणों का यूज करे, वो ध्यान नहीं, आवश्यकता पड़ने पर निर्णय लेने की क्षमता, ये एक राजनीतिक गुण होने। दूसरा, मैकियावेली भय और शक्ति को राज्य के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण नहीं कहता है कि जनता में भय होना चाहिए और राज्य के अस्तित्व के लिए विधि का शासन पर बल देता है। कहता है कि कानून का शासन और जितने भी पदाधिकारी हैं वो अपने सत्ता का, अपने पावर का दुरुपयोग ना करें, इसके लिए हमें कठोर कानून बनाने चाहिए। ध्यान रखना है क्योंकि मानव का जो स्वभाव है वो दोषपूर्ण है। मानव का स्वभाव कैसा है? दोषपूर्ण है और इसीलिए आप सभी को ध्यान रखना है, थोड़े से शासक को कानून जो है अगर हम अगली बात करें इसके अंदर यहाँ पर तीसरे गुण की बात करें तो शासक के लिए राज्य का स्थायित्व, संस्थाओं व परंपराओं का सम्मान। वो कहते हैं कि शासक के लिए जरूरी है कि वो बाकी अन्य जो पुरानी परंपराएं हैं शासन की और जो संस्थाएं हैं उन सभी का क्या करे? सम्मान। यदि इन संस्थाओं व परंपराओं से राज्य की सुरक्षा को खतरा हो तो उसकी दशा में परिवर्तन नहीं। अगर लगे कि भाई सरकार को कि भाई संस्थाओं की वजह से राज्य की सुरक्षा हो रहा है तो परिवर्तन है, ऐसा ना होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी सफल शासक को देशभक्तों और नागरिक और सेना, इसीलिए कि भाई किराए की सेना शासक को जो है अपमानित करती है और जो उनकी बुक है प्रिंस, प्रिंस में उन्होंने लिखा है कि असंगठित, इच्छुक और अनुशासनहीन और अकृत मृत्यु या बहादुर परंतु शत्रु में जो बदल जाते हैं, जो एक समय पे आपके दोस्त है परंतु बाद में वो हमें ऐसे लोगों का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना। शासक कैसा होना चाहिए? वो अपनी जनता, नागरिकों को जो है वो उनका उनको साथ सम्मान करे उनका, उनको भी सेना में पार्टिसिपेशन करने का मौका दे और साथ ही साथ उन्हें ईश्वर से कोई भय होना चाहिए। कोई विश्वास पत्र नहीं होता, उन वो कहते हैं कि दूसरों के अस्त्र या तो असफल होते हैं या फिर आपको क्या है अति भार पर डाल देते हैं। अगर आप दूसरों पे निर्भर रहते हो, तो जब वो अगर असफल हो जाएँगे आपके किराए की सेना या उस पे, तो आप पे बहुत ज़्यादा भार हो और आपका शासन खत्म। इसीलिए वो कहते हैं कि दूसरों की सेना पर नहीं बल्कि हमें अपनी सैनिक अच्छी तरीके से ट्रेन करना चाहिए। यहाँ पर सैनिकों के बारे में भी उन्होंने बात करी है। इसके अलावा एक सफल शासक के लिए अवसरवादी होना अनिवार्य है। यानी जो सही अवसर का ध्यान रखे, कब क्या निर्णय लेने वो ध्यान रखें, कोई धर्म संकट नहीं होना चाहिए और अपना कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता। यदि उसका मत मित्र का हित हो, यदि उसके दोस्ती है उसका और उससे उसको टकराना पड़े अपने हित के लिए, तो उससे वो टकरा जाना चाहिए।
और साथ ही साथ मित्र को शत्रु घोषित करने में देरी नहीं करनी चाहिए, नहीं, क्योंकि कई बारी आपके अपने ही क्या करते हैं, आपको आप पे आक्रमण कर सकते हैं। इसीलिए हमको एक सफल शासक के लिए अवसरवादी वो इस बात की पहचान करे कौन अपना है कौन पराया। राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए शासक को लोमड़ी की नीति का पालन करना चाहिए और वो अपने विरुद्ध रचे गए षड्यंत्र को असफल बनाए और विरोधी का अंत करे। वो जल्दी से शेर की तरह निर्दयी हो और लोमड़ी की तरह चलाओ, यानी साथ ही साथ जो भी षड्यंत्र उसके खिलाफ हो रहे हैं तो क्या करे, दबा दे। मैकियावेली के शब्दों में जो आपका जाल हो यानी षड्यंत्र को मापने के लिए नरेश को लोमड़ी भेड़िए की तरह होना चाहिए और साथ ही साथ लोमड़ी की तरह होना चाहिए और जब उसको लगे कि भाई मुझे युद्ध करना है तो दबाना है तो उस समय वो भेड़िए की तरह नहीं बल्कि वो फटाफट उस पे। अगला, मंत्रियों के चयन में शासकों का अत्यधिक सतर्कता अपनानी चाहिए कि जो भी उसको सलाह लेने होंगे वो अपने मंत्रियों से लेगा। इसीलिए योग्यता के आधार पर, वफादारी के आधार पर हमें क्या करना है, आप सभी को याद रखना है। और शासकों की जो है कुशलता और योग्यता इसी बात, मंत्री यदि लोभी है, स्वार्थी है, तो राजा जो है अच्छा शासक नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसे अच्छे नहीं मिलेंगे, अच्छे उसे सलाह नहीं मिलेंगे और वो शासक के प्रति कभी वफादार भी नहीं हो पाएगा। ये भी याद रखना है। इसके अलावा शासक को कभी पाखंडी पाखंडी होना चाहिए और वह बहरूपिया हो, यानी वो मौका देखे, कृपालु भी हो, दयालु भी हो और साथ ही साथ धार्मिक भी होना चाहिए, पर आवश्यकता गुणों को पहचाने और शासक को जो है लोगों की भूलापन, धार्मिकता और का पूरा लाभ उठाना चाहिए ताकि वो जनता के ऊपर ज़्यादा अच्छे से शासक को युद्ध जीतने के लिए प्रजा की विश्वास की प्राप्ति की आवश्यकता है। वो इसीलिए ऐसे रीति रिवाज, कानूनों, प्रथाओं को कोई परिवर्तन ना करे जो जनता के लिए अच्छा हो। एक अच्छे शासक के लिए मित्र भी होना जरूरी है कि बेमतलब का खर्च उसको नहीं करना चाहिए। लूट पाल अगर कोई माल मिलता है तो वो अपने कोष में ना में अपने को ही हमारा पूरा। इसके अलावा शासकों को चापलूसों से सावधान रहना चाहिए। शासकों को योग्य और विश्वास की सलाह और परामर्श देने के बाद भी अपनी बुद्धि का उपयोग करें। ये नहीं कि भाई ने कुछ कह दिया तो वही। अगला 12वां पॉइंट है कि राज्य को बताया गया है कि राज्य को संचालन करने के लिए कई योजनाएं बनाने के लिए वो गोपनीयता से पालन, ताकि कुछ ऐसी नीतियां होती है जो हम चुपचाप करें। तो मैकियावेली के अनुसार लोगों को उन सभी योजनाओं को जो जनता में नहीं, मतलब पब्लिक नहीं होनी चाहिए कई योजनाएं कि आपको गोपनीयता से लागू करना है, चाप में नजर रखनी चाहिए सब नीतियों। और मैकियावेली के अनुसार अम, जनता के साथ जो है ऐसा व्यवहार करना चाहिए आवश्यकता अनुसार भेद में। हमारा यहाँ पर व्यवहारिक नीति हमारी इसी प्रकार शत्रुओं को दंड देना चाहिए, जो शत्रु है उसको दंड और आवश्यकता पड़ने पड़े लोगों को अपनी तरफ या शासक को सारी नीति। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि राज्य की उन्नति के लिए फायदेमंद होते हैं वो, क्योंकि टैक्स भी देते हैं। और जब कभी भी देश के अंदर ऐसी स्थिति होती है, निर्धनता होती है, गरीबी आती है, ये तो ऐसे लोग द्वारा दिए गए जो राजकोष पहुंचाते हैं। मैकियावेली का विचार है कि शासकों को कला और साहित्य में रुचि ले, साहित्य का संरक्षण, गुणों का, कलाओं का, जो कलाकार है उनका सब। अगला है, मैकियावेली का विचार था कि शासकों को अपने राज्य की जनता, राज्य में प्रचुर मात्रा, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो सैनिक भी बढ़ा सकते हैं हम और हमारा राज्य क्या होगा। इसके अलावा शासक को गंभीर परिस्थितियों में कुछ निर्णय वह दृढ़ निश्चय क्षमता वाला हो। शासक साहसी होना चाहिए, सहनशील और शान शौकत, तभी जो है लोग तभी शासक से घृणा शौकत वाला, ये ध्यान रखना। इसके अलावा शासक को ऐसे गुण में समावेश होना चाहिए लोगों को भाई भय खाए, घृणा भय खाए, उससे डरे,
शासकों को अपना यश बनाए रखने के लिए हर प्रयास, इस प्रकार शस्त्रों का उपयोग कर सकता है, वो हथियारों का उपयोग कर सकता है और साथ ही साथ षड्यंत्र वगैरह। मैकियावेली ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाने की बात करी। भाई आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आपका देश जो है आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे, कि क्योंकि इससे क्या होगा आपकी राजनीति पे। लेकिन आपके बारे में कहा गया कि आप दूसरे जो कमजोर राज्य हैं उन पे क्या कर सकते हैं, पड़ोसियों में उनके आंतरिक हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि क्या कर सके, ताकि पड़ोसियों से भी हमारे अच्छे हो सके और साथ ही पड़ोसी को अपने संधि में नहीं बांधना चाहिए। हर देश के जो भेद है वो खुलना आपके लिए नुकसानदायक है। आप हस्तक्षेप, शासक को राजनीतिक, राजा को राजनीतिक राजनीति भाई उसे राज्य के कार्यों में कब भाग ले तथा उन्हें राज्य के कार्यों में भाग लाया गया है, राजनीतिक देने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें राजनीति में का मानना है कि व्यक्ति राज्य राजनीति में भाग लेता है तो वो केवल अपने स्वार्थों के बारे में, राजनीतिक शिक्षा से पूरे समाज के बारे में। तो कुछ ये पॉइंट थे। अब ये ऐसा नहीं है कि सारे के सारे 20 के 20 पॉइंट तो पेपर में लिखे, इसमें से जो पॉइंट आपको लगे ऐसा कि वो पॉइंट कर सकते हो। अब यहाँ पर इन्होंने मैकियावेली ने क्या किया है, डिस्कोर्स नाम की जो उनकी बुक है उन्होंने गणतंत्रीय व्यवस्था के बारे में भी बताए और कुछ कमियां भी बताई है। 3 गुण बताए। सबसे पहला गुण ये बताया है कि भाई गणतंत्र लोगों का शासन होता है तो लोग भी अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इसमें निर्णय एक व्यक्ति की जगह समाज में कई लोग मिलजुल के लेते हैं, इससे फायदा। तीसरी बात, भाई बेहतर निर्णय ले पाते कई लोग। और मैकियावेली ये भी कहता है इसमें, लेकिन गुण के साथ साथ इसकी कुछ कमियां भी मैकियावेली, और उन कमियों को सबसे पहले इन्होंने कमी बताई है कि संकटकालीन परिस्थिति में जो है गणतंत्र होता है वो ठीक, लेकिन इसके लिए उन्होंने निपटने के लिए ये बात बताया है कि शासक को कभी भी देश के अंदर संकट का निरंकुश अपना सकते। दूसरा दूसरा दोष इसमें ये बताया गया इसके अंदर कि इसके अंदर कई बार क्या होता है, अधिकारी अन्याय और भ्रष्ट हो जाते हैं। आपको पता है भ्रष्ट हो जाते हैं क्योंकि उन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, वो खुद ही जनता द्वारा चुने जाते हैं। उनको लगता है हमसे ऊपर कौन है, कोई नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा हो रहा है, अधिकारी भ्रष्ट हो रहे हैं, अन्यायी हो रहे हैं, तो भाई कठोर दंड व्यवस्था अपनाओ और साथ ही साथ में संविधान के हिसाब से या कानून के हिसाब से, कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। तीसरा इन्होंने दोष बताया है कि कई बार गुटबंदी होती है, पार्टी लोग छोड़ देते हैं और जहां पर उन्हें अच्छा मौका मिलता है उस पार्टी, तो यहाँ पर मैकियावेली कहते हैं कि भाई इसके लिए क्या होना चाहिए कि भाई कानून थोड़ा सा कठोर होना चाहिए और सामाजिक परंपराओं के अनुकूल, ताकि लोग क्या है कई बार अपनी पार्टी इसलिए छोड़ देते हैं लोग क्योंकि वहाँ की जो सोसाइटी होती है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होती। जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक एक ही संस्कृति और एक ही धर्म एक देश में एक बनी रहे। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो मैकियावेली था, मैकियावेली ने क्या किया कि भाई दोनों ग्रंथों में यानी डिस्कोर्स में भी दोनों में क्या किया, राज दर्शन की बात करी है। परंतु अगर हम ये देखें तो दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों का समन्वय भी इन्होंने करने की बात, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से ये निष्कर्ष आप लिख सकते हो और ये आपका पूरा आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद शेयर भी करो। मिलते हैं।